आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दस मई की शाम है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो पर दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज के पॉडकास्ट में जानेंगे, क्या लॉकडाउन लागू करके सरकार कोरोना पर काबू पा सकी है? यदि हां तो कितना? उधर अमेरिका ने भी मान लिया है कि कोरोना हवा में आप तक पहुंच सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तो एक्सपर्ट से समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे बहुत सारी लाशें मिली हैं। इलाके में इसके बाद सनसनी फैल गई। सवाल है कि ये लाशें नदी में किसने बहाईं? और वैक्सीन को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, तो बताएंगे कि इसमें लिखा क्या है। और दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव निकले हैं, तो कई गंभीर सवाल इसके साथ खड़े हुए हैं। उनसे भी रूबरू होंगे, लेकिन पहले अमन गुप्ता से हेडलाइन सुनते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज दोपहर 12 बजे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें और उनके साथ 13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। उधर पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह था। राजभवन में सभी कैबिनेट मंत्रियों को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। ममता की कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शामिल हुए हैं, जिसमें 25 पुराने चेहरे हैं, जबकि 18 नए लोगों को जगह दी गई है। इनमें 8 महिलाएं भी मंत्री हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जून में प्रस्तावित चुनाव को कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर फौरन संसद के विशेष सत्र को बुलाने का आग्रह किया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस सांसद की ओर से ये आग्रह किया गया है। कोरोना काल में आ रहे संकटों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को कमजोर बताया। कहा, पीएम मोदी को दूसरे देशों की चिंता है, भारतीयों की नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ऐप निर्भर बताया। बोले, कोरोना उन्हें भी हो रहा है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। पिछले 24 घंटों में देश ने 3.5 लाख नए कोरोना केस दर्ज किए हैं। रोज नंबर्स में अब उतार चढ़ाव आने लगा है, तो कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन का नतीजा है। वैसे देखा जाए तो देश की 98% आबादी किसी न किसी तरह के लॉकडाउन में रह रही है। अमेरिका के सबसे बड़े हेल्थ स्पेशलिस्ट एंटनी फाउची ने भी कहा था कि यदि भारत सख्ती से लॉकडाउन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन अभियान चलाए तो फिर केस में गिरावट आ सकती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि लॉकडाउन से ही भारत में केस जरा से ही सही लेकिन थमे हैं? और इस बारे में आंकड़ा क्या कहता है, हमने पूछा इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस टीम के सम्राट शर्मा से। फिलहाल 98% जो भारत की आबादी है वो अभी किसी ना किसी तरह से, चाहे वो फुल लॉकडाउन हो, चाहे पार्शियल हो, चाहे नाइट कर्फ्यू हो, वो रिस्ट्रिक्शंस को फेस कर रही है। और इसमें लगभग तमाम राज्य आ जाते हैं। तो ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसके कारण केस कम आ रहे हैं। केसों पर बहुत तरह का प्रभाव पड़ता है टेस्टिंग का। आरटीपीसीआर की टेस्टिंग अगर कम होगी तो फिर केसेस भी काफी कम आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्टिंग कम होने से ही केसेस कम आ रहे हैं, इसमें लॉकडाउन का भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ लॉकडाउन के कारण केसेस कम हुए हैं, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। दूसरे वेव के बारे में भी इंटरनेशनल मीडिया में ये काफी कहा जा रहा है कि भारत इसे रोक सकता था, भारत के पास समय था कि इसको रोका जा सके। तो वैसे ही अब दूसरे वेव के बाद अब तो हमने कुछ ज्यादा ही सीख लिया है, पहले वेव से भी ज्यादा दूसरे वेव में सीखा है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो। तो तीसरा वेव रोका जा सकता है और इनएविटेबल बता रहे हैं कि इसे नहीं रोका जा सकता है, पर हम तैयारी तो कर ही सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास 3 हथियार हैं। पहला कि चेन कैसे तोड़ा जाए, दूसरा कि टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जाए ताकि हम स्पॉट कर सकें, क्योंकि अगर एक आदमी को हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो जाके 4 आदमी से मिलता है तो हमारे पास टोटल जो पॉजिटिविटी है वो 5 आदमी की है। तो टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है हमारे पास। और तीसरा, वैक्सीनेशन में हम अभी जैसे 16 करोड़ डोजेस अभी तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं, तो हमारा पेस काफी कम है वैक्सीनेशन का अभी, और किल्लत भी है वैक्सीनेशन की। लेकिन अगर तीसरा वेव को हमें रोकना है तो इस वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, टेस्टिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, और रेस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे ही जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती है। सम्राट, टेस्टिंग कम होने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ा है, तो ये किस तरफ इशारा करता है? लॉकडाउन और पॉजिटिविटी रेट
ये बात तो सच है कि अगर लॉकडाउन होता है तो चेन टूटता ही है। अगर रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर एग्जाम्पल सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक आपको अलाउ है बाहर जाना, तो ये जो शाम का वक्त होता है, जो दिन का वक्त होता है, जो रात का वक्त होता है, उसमें चेन तो टूटता ही है। तो ये लॉकडाउन का एक फायदा होता है और इससे पॉजिटिविटी रेट पर फर्क पड़ेगा, वो कम होगा। लेकिन अगर आप टेस्टिंग कम करेंगे तो भी पॉजिटिविटी रेट पर फर्क पड़ेगा इस चीज का। यही मैं पहले प्रश्न में भी कह रहा था कि टेस्टिंग भी काफी कम हुआ है, तो टेस्टिंग का फर्क और कम होने से पॉजिटिविटी रेट का कम होना ये अच्छा सूचक नहीं है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन होने से पॉजिटिविटी रेट अगर कम होता है तो ये एक अच्छा सूचक है। ये बात पहले भी कही जाती रही और अब फाइनली अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी मान लिया है कि कोरोना हवा के जरिए, एरोसॉल के जरिए मतलब ट्रांसमिट हो सकता है। इस बारे में अमेरिका में नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। सबसे पहले मेडिकल जर्नल लैंसेट ने इस बारे में दुनिया को महीना भर पहले चेता दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस कहीं से भी हवा के साथ आपके पास आ सकता है। फिर क्या मतलब है इसका? आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने इसे अच्छे से समझाया है। देखिए, पहले भी हम लोग एक कहा करते थे कि ये वायरस जो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है और एरोसॉल से ट्रांसमिशन है। लेकिन वो जब कहते थे तो उस टाइम पे शायद हम लोगों की नज़र सिर्फ जहां आईसीयू है उसमें वेंटिलेशन नहीं है या ऑपरेशन थिएटर्स हैं उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा नज़रिया होता था कि उनको संभल के रहना पड़ेगा, उनको वो पीपी पहन के उनको खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा होगा क्योंकि क्लोज स्पेस है। अब ये नए जो फाइंडिंग्स हैं इनका ये कहना है कि अगर एक आध मरीज जो है वो अपने घर में बैठा और उसके सामने वो जो हम सेफ डिस्टेंस 6 फीट का बोलते थे वो 6 फीट का क्राइटेरिया चलेगा नहीं। तो अगर कोई मरीज है या कोई सस्पेक्टेड इंसान है उसने खुद को आइसोलेट करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर घर के अंदर पालन करना है और घर में के हर इंसान ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव नहीं आता है तब तक ये करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोगों में हम ये समझ रहे थे ये जो सिक्रीशंस होते हैं उससे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस ये ज़्यादा होते होंगे, इसलिए लोग क्या करते थे, बाहर से कोई चीज़ लाई, समझो दूध की थैली लेके आए हैं तो वो दूध जो लेके आएंगे उसको भी साफ करने में ज़्यादा वक्त ज़ाया करते थे। लेकिन अभी के फाइंडिंग्स में ऐसे लगता है कि ये हवा में ही एक से दूसरे को लगने का चांस ये इस किस्म के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज़्यादा है। लेकिन इसका गलत अर्थ ये नहीं निकालना है कि मैं समझो घर में बैठा तो जैसे पोल्यूशन हवा में बढ़ता है वैसा वायरस भी हवा में उसके मन मर्जी जब बढ़ेगा और मैं घर में बैठा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, फिर भी हवा से आके वो वायरस मुझे इन्फेक्ट करेगा। इस किस्म का अगर हमारे मन में विचार आया तो वो गलत विचार होगा। और इस बार कोरोना की दूसरी लहर में हमारे मुल्क को क्या क्या देखना पड़ रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। जिंदगी बचाने से लेकर जिंदगी जाने के बाद अंतिम संस्कार तक सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। ऐसे ऐसे वीडियोस और तस्वीरें आंखों के सामने आ रही हैं कि मन विचलित हो रहा है। ऐसा ही एक वाकया हुआ है बिहार के बक्सर में। चौसा के महादेवा घाट पर गंगा नदी में कई शव तैरते दिखे। गिद्ध और कुत्ते इन शवों को नोच रहे थे। प्रशासन तक बात गई लेकिन वो जागे नहीं। फिर शक हुआ कि कहीं ये लोग जो हैं वो कोरोना से तो नहीं मारे गए और अंतिम संस्कार करने के बजाय इन्हें नदी में फेंक दिया गया हो। इस बात को लोकल लोग भी कह रहे हैं। अकेले बक्सर में रविवार को सरकारी आंकड़ों में 76 शव दर्ज किए गए थे जबकि 100 से ज्यादा अंतिम संस्कार हुए हैं। एनजीटी के आदेश को ताक पर रख के किसने गंगा में इतने शव बहा दिए? अब सवाल यही है क्योंकि अगर ये शव कोरोना संक्रमित हैं तो महामारी के फैलने का खतरा बहुत बढ़ गया है बिहार में। बक्सर पुलिस तो कह रही है कि ये लाशें यूपी से बहकर यहां पहुंची हैं। तो हमने इस बारे में बात की बक्सर में आज तक रेडियो रिपोर्टर पुष्पेंद्र पांडे से और पूछा कि क्या वाकई पुलिस ठीक कह रही है और यदि नहीं तो फिर लोग शवों को ऐसे नदियों के हवाले क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला एक वीडियो के माध्यम से बाहर आया जिसमें कि किसी स्थानीय लोगों ने, चाहे वहां के स्थानीय पत्रकार ने वो वीडियो बनाया। बक्सर के चौसा स्थित महादेवा घाट पर लाशों का अंबार लगा हुआ था। 45 से 60 लाशें आकर लगी हुई थी, छत बिछत की अवस्था में थी। और उसके बाद जब जैसा ही वीडियो सामने आया प्रशासन हरकत में आई
ऐसे में प्रशासन से जब ये सवाल किया गया कि भाई ये क्यों है, तो उसने सीधा सीधा जवाब दिया कि ये उत्तर प्रदेश से लाशें बह के आ रही हैं। लेकिन जब वहां पर दफनाने के लिए, वहां पर जलाने के लिए कुछ लोग आए जो पौनी गांव के रहने वाले थे, उनसे जब कहा गया, पूछा गया कि क्या ये वाकई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में काफी ज्यादा तादाद में लोग मर रहे हैं और यहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं है, तो वैसे लोग जो लकड़ियां नहीं मिलती है तो गंगा में लाश को प्रवाहित करके चले जाते हैं। वैसे भी लाशें यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन की व्यवस्था से लोग खुश नहीं से नाखुश दिखाई पड़ रहे थे। प्रशासन ने भी कहा इस बात को लेकर कि ये टेम्पररी टाइप की व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत लकड़ियां नहीं रहती हैं, सौदागरी यहाँ पर नहीं है। एक ही चौसा में बक्सर में एक ही जगह है शमशान घाट, जहाँ क्षेत्र वन में बना हुआ है, वहां पर ये व्यवस्थाएं सरकार की है, जबकि उसको और भी लोगों को और भी व्यवस्थाएं इसमें करनी चाहिए थी, अलग अलग, जैसे कि दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था करना चाहिए था, चौथा में उसको बनाना चाहिए था। तो वहां पर व्यवस्था करने के बाद ही लोग अपना जो शव लाकर जला सकते थे और गंगा में उस हिसाब से प्रवाहित नहीं करते, तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा पुष्पेंद्र, ये बताइए कि प्रशासन तो शुरुआत में ये कहकर नकारता रहा कि डेड बॉडीज यूपी से बहकर आई, लेकिन मीडिया में इस मामले को हाईलाइट होने के बाद अब क्या है प्रशासन का रुख और इन शवों का क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मीडिया में खबर चलने के बाद, आज तक ये सब खबर चलने के बाद प्रशासन के मतलब व्यवस्था में लग गई है। वहाँ के प्रखंड के एसडीओ से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम यहाँ पर जो लाशें हैं जो उधर से आ रही हैं, उसकी मैनेजमेंट की बात हम लोग सोच रहे हैं, कैसे उसको मैनेज करें, और उन लाशों को अगर यहाँ पर रुक जा रही हैं तो फिर जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खुदवाकर उसमें डलवा दिया जाएगा और इन लाशों को भी मैनेज किया जाएगा। अब इसके साथ साथ सदर एसडीओ जब वहाँ पहुंचे तो उनसे भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर लकड़ियों की व्यवस्था की जाएगी कि लोग आए और आकर अपने शव को जला सकें। तो कुल मिलाकर जैसे ही मीडिया में खबर आई, प्रशासन एक्टिव हो गया है और वहां पर मैनेजमेंट करने में लगा हुआ है, बॉडी मैनेजमेंट काम में वो तत्पर है। वैसे कोरोना की दूसरी लहर में बिहार की हालत बहुत खराब है। शहर तो शहर, गांव भी कहाँ बचे हैं। पिछली बार हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, औरंगाबाद, सीवान, इन जैसे जो जिले हैं, यहाँ गांव जो हैं वहाँ पर कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी है। तो हमने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर विकास केशरी से बात की और उनसे जाना कि क्यों कोरोना गांवों में इस तरह फैल रहा है। बिहार में कोविड के संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि इसका निश्चित विस्तार कितना है इसका पता लगाना तो फिलहाल मुश्किल है, परंतु अगर आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ये साफ हो जाता है कि बिहार का लगभग 88% जनता जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, पटना को छोड़कर और कुछ अन्य जिलों को छोड़ दें तो बाकी सारे जिलों में ग्रामीण जन पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है 90% से ज्यादा है। सो अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप अधिकृत डेटा को देखें तो बिहार में 21 से ज्यादा जिलों में आज के डेट में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो इन जिलों में ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां रूरल पॉपुलेशन काफी 90% या उससे ज्यादा है और 32 जिलों में 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं। सो ये सारे जिले ऐसे हैं जहां पे ग्रामीण पॉपुलेशन की संख्या प्रोपोर्शन जो है वो काफी ज्यादा है। सो इसके बाद ये जो संख्या है एक्टिव केसेस की संख्या, इसके बावजूद है कि टेस्ट के ग्रामीण इलाकों में और ये छोटे जिलों में टेस्टिंग का काफी अभाव है। लोगों को टेस्टिंग टाइम पे नहीं हो पा रहा है, टेस्टिंग की कैपेसिटी कम है, नंबर ऑफ जो लोग टेस्ट हो पा रहे हैं एक दिन वो उसकी संख्या काफी कम है। सो ये जो फिगर है वो एक प्रोपोर्शन दर्शाता है, जो एक्चुअल जो फैलाव होगा संक्रमण का इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में कोरोना के प्रति काफी भ्रांतियां भी है ग्रामीण इलाके में, इसलिए वो टेस्ट भी कराने से हिचकते हैं और अगर टेस्ट कराया और पॉजिटिव भी मिला तो वो बताना नहीं चाहते हैं लोगों को अपने समाज में। तो इस वजह से भी ये भ्रांतियों को, स्टिग्मा को, मिसकंसेप्शन को लेकर टेस्टिंग की भी संख्या कम है और दूसरा कि वो सामने नहीं आ रहे हैं बताने के लिए कि उनको कोविड या कोविड से रिलेटेड लक्षण है।
अच्छा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा कि लोग तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं विकास जी, जबकि शहर में इसके कंपैरिजन में स्थिति खराब है, तो लोग इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे वहां, तो कारण क्या देखते हैं आप? मीडिया रिपोर्ट हो सकता है, बट ऐसा कोई डेटा अभी तक, जब तक हमें विस्तृत डेटा नहीं मिलेगा, हम ये नहीं जानेंगे कि गांव में कितने लोग बीमार थे, उसमें कितने ठीक हो गए, कितनों की का मृत्यु हो गया। अगर ये हमें नहीं पता चलता है तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि सिवियरिटी ग्रामीण इलाकों में कम है। और क्योंकि सिवियरिटी जानने के लिए सबसे पहले हमें संक्रमण का एक्सटेंट जानना पड़ेगा। अगर एक बार हम संक्रमण का एक्सटेंट समझ गए, फिर हम उनका आउटकम जानेंगे, तभी सिवियरिटी। कोई ऐसी शोध जो है, रिसर्च स्टडी भी नहीं है जिन्होंने ऐसा बताया हो कि ग्रामीण इलाकों में सिवियरिटी कम है। जहां तक कि आपका ये सवाल है कि वहां पे सिवियरिटी ऐसे लोगों में ही देखा गया जो गंभीर किसी और गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, ये तो सभी जगह सत्य है कि जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटी है, लंबे समय से कोई बड़ी बीमारी से संक्रमित हैं, तो बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनमें सिवियरिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो वो गांव में भी ज्यादा होगा। लेकिन बाकी लोगों में वहां पे सिवियरिटी कम है, ये कहने के लिए हमारे पास पर्याप्त न तो डेटा है, न जानकारी है, और न ही कोई रिसर्च स्टडी इसको अभी तक इस चीज को सामने लाया है। इन साक्ष्यों के अभाव में ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा कि गांव में इन डिजीज की सिवियरिटी कम है। अब एक खबर सुप्रीम कोर्ट से। केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट कोर्ट में जमा किया था, इसी पर सुनवाई होनी थी आज। फिलहाल वर्चुअल मोड में सब हियरिंग्स हो रही हैं, तो टेक्निकल ग्लिच के कारण सुनवाई अब 13 अप्रैल तक टल गई है। लेकिन इस एफिडेविट में सरकार ने लिखा क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। इसमें वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एलोकेशन, प्राइसिंग और कोविड मैनेजमेंट को लेकर डिटेल में जानकारी दी गई है। हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली हमारी सहयोगी अनीशा माथुर से जाना कि सरकार कह क्या रही है इसमें। सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने ये कहा है कि जो सारे हमने डिसीजन लिए हैं वो काफी बातचीत, एक्सपर्ट से बातचीत और काफी सोच विचार के बाद लिए गए हैं, तो इस वक्त जुडिशरी को इनमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। अब ये किस बात पे उन्होंने कहा है? एक तो ये जो कोर्ट ने बोला था कि आपका जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो आपके स्टेट और केंद्र, राज्य और केंद्र जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें उसकी कीमत में फर्क क्यों है। अब सरकार ने ये अपना वजह बताई है, ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि देखिए केंद्र सरकार ने तो बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, इसलिए और केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए पर वैक्सीन की प्राइस हमने जो है वो नेगोशिएट करने के बाद करी है। स्टेट्स के लिए हमने थोड़ी ज्यादा कीमत पे अग्री किया है, क्योंकि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उसने भी काफी पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया है, उसकी भी जरूरत है। दूसरी बात इन्होंने ये करी है कि डिसीजन जो है, जो प्राइसिंग के हैं, वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से किया गया है। तो हम ये नहीं चाहते कि इस वक्त हम पेटेंट एक्ट के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो प्राइस को एक तरह की प्राइस को डिसाइड करें, हम अभी मैन्युफैक्चरर पे छोड़ रहे हैं। दूसरी इन्होंने कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी की तरफ से थ्रू खरीदें, और जिनके पास पैसा है वो जाके प्राइवेट सेक्टर को जो 50-25% वैक्सीनेशन मिल रही है उससे बेहतर एक्सेस मिलेगा, क्योंकि जो लोग पैसा दे सकते हैं वो जाके प्राइवेट सेक्टर से ऊंचे दामों पर वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके भीड़ को नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने इनफैक्ट ये तक कह दिया है कि जो बाहर की वैक्सीन हैं, बाहर की वैक्सीन को हिंदुस्तान लाने की बात जहां तक हो रही है, उस पर भी हमने पूरी तरह से डिसीजन सोच समझ के लिया है। तो सरकार के डिसीजन में इस वक्त कोर्ट दखल अंदाजी ना करे, और हम कुछ 11 वैक्सीन के अभी क्लिनिकल ट्रायल पर हैं, और ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट चलती रहे, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि इस वक्त हम कोई रोकथाम लगाएं और उसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरर जो है ये आना ही बंद कर दें। सरकार की दलीलों को ध्यान में रखकर फिर हमने फोन में लाया उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर सुचिन बजाज को। उनसे पूछा कि केंद्र और राज्य को अलग अलग कीमत पर वैक्सीन मिल रही है, तो इस व्यवस्था का बचाव केंद्र सरकार तो कर रही है, आपका क्या कहना है?
देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस पॉलिसी से कि डिफरेंशियल पेमेंट हो रही है या प्राइवेट में थोड़ी महंगी है या सरकारी में सस्ती है या सेंटर को सस्ती मिल रही है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, देखिए, ये वैक्सीन डेवलपमेंट में उनको काफी स्टेट हेल्प मिली है। जैसे जो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप की थी, उसमें यूके गवर्नमेंट की बहुत स्टेट हेल्प थी। फाइजर को भी यूएस की काफी गवर्नमेंट की स्टेट हेल्प मिली है। और उसके बावजूद भी हमारे पास वो स्टेटमेंट था कि कहा गया था कि 150 रुपए में भी नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं इस वैक्सीन को बेचने में। और हमने ये देखा है कि जितनी ज्यादा चीज बनती जाएंगी, जितनी दवाई का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही कॉस्ट कम होता जाता है, वॉल्यूम्स ऑफ स्केल होता है। तो सब्सिक्वेंट डोजेस और ज्यादा सस्ती मिलनी चाहिए महंगी की बजाय। ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है या सेंटर खरीद रही है या प्राइवेट खरीद रहे हैं। जो भी खरीद रहा है उसको उससे कम में डोज मिलनी चाहिए, उससे सस्ते में मिलनी चाहिए। और फाइनली ये वैक्सीन जनता को सबको फ्री मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हम हर साल करीब करीब 8 तरह की वैक्सीन लगाते हैं 6 करोड़ लोगों को। 3 करोड़ माएँ और 3 करोड़ बच्चों को हम हर साल 8 तरह की वैक्सीन लगा रहे हैं। और कुछ कुछ स्टेट्स में 12 तरह की वैक्सीन भी लगती हैं। तो अगर आप 12 तरह की देखेंगे तो 72 करोड़ वैक्सीन शॉट्स हम हर साल फ्री लगाते हैं। तो अगर इसमें हम 100 करोड़ शॉट्स और ऐड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये हर साल का नहीं है, सिर्फ एक ही साल लगाना है। अब अगर आप सोचेंगे, हम अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पोलियो ड्रॉप्स का कहते हैं कि आप खरीद के लगा लीजिए जिसको लगाना है, और जिसको नहीं लगाना है उसको नहीं मिलेगा, तो अभी भी हमारे पास कितने पोलियो ग्रस्त बच्चे होते इस समय भारत में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पोलियो और बाकी स्मॉल पॉक्स, सारी जो खतरनाक बीमारियों का एलिमिनेशन इसीलिए हो पाया क्योंकि सरकार आगे बढ़ी और सरकार ने कहा कि वैक्सीन देना उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबको ये वैक्सीन मिले उनका हक है। तो मुझे लगता है कि कोरोना जैसी भयावह बीमारी में भी यही पॉलिसी होनी चाहिए, और सरकार को अपनी पॉलिसी जरूर दोबारा सोचनी चाहिए कि ये वैक्सीन सबको अवेलेबल हो और फ्री अवेलेबल हो, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस भयावह बीमारी से छुटकारा पा सकें। और कोरोना चरम पर है तो डॉक्टर्स पर भी प्रेशर ज़बरदस्त है। संकट तब और बड़ा हो जाता है जब उन्हीं अस्पतालों से डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आती है जहां वो इलाज कर रहे हैं, और एक दो नहीं बल्कि 80 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए। बात दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल की है। फिलहाल 12 डॉक्टर्स उसी अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी होम आइसोलेशन पर चले गए हैं। एक डॉक्टर की मौत की सूचना भी है। फिलहाल अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद हैं। सवाल यह है कि जब डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं हैं तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। ये हमने पूरी घटना समझी हमारे दिल्ली रिपोर्टर कुमार कुणाल से। कुणाल, ये 80 डॉक्टर्स एक साथ संक्रमित तो नहीं हुए होंगे, शायद एक के बाद एक हुए होंगे, तो अस्पताल प्रशासन ने कुछ नहीं किया इनके लिए समय रहते? जहाँ तक अस्पताल से हमारी बात हुई है, अस्पताल का कहना है कि वो तमाम एहतियात उठाते हैं जो भी इस समय जरूरी है। साथ ही साथ जिनको एडमिट कराने की जरूरत होती है उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराया जाता है। इसके अलावा जो होम क्वारंटीन में जब डॉक्टर या कोई भी स्टाफ जाता है तो वहां पर भी उनकी जानकारी रखी जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है। डॉक्टर उन्हें लगातार सलाह देते हैं और जब पूरी तरह से वो रिकवर कर जाते हैं उसके बाद ही दोबारा उन्हें वापस काम के लिए बुलाया जाता है। तो फिलहाल अस्पताल का यही कहना है कि वो तमाम सावधानियां बरत रहा है और जो भी सारी चीजें होनी चाहिए उसको ध्यान से लागू किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक डॉक्टर A.K. रावत, उनकी भी मौत की खबर है। तो चिंता तो जरूर बढ़ती है कि जब डॉक्टरों की मौत भी होने लगे, न सिर्फ वो पॉजिटिव आए बल्कि मौत भी होने लगे, तो निश्चित तौर पर चिंता होना लाजमी। मगर कुणाल, फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर डॉक्टर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले वैक्सीन भी उन्हें दी गई, फिर भी इतने डॉक्टर संक्रमित हो गए, एक डॉक्टर की मौत भी हो गई। देखिए, आमतौर पर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार सामना करना पड़ता है ऐसे मरीजों का जो सीरियस भी होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें अचानक मरीजों को देखने के लिए भी कई सारे प्रिकॉशंस लेते हुए भी एक्सपोज होना पड़ता है। और यही वजह है कि ये तमाम डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ है
वो पॉजिटिव हुए। लेकिन बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि 80 की संख्या बहुत बड़ी है। एक अस्पताल में इतने सारे डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स का पॉजिटिव होना अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन जो अच्छी बात रही उसमें कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली हुई थी और यही वजह रही कि उसमें से बहुत सारे लोग या तो रिकवरी के लिए अभी तैयार हैं या कुछ उसमें से रिकवर भी कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सरोज अस्पताल में देखने को मिला है, ऐसी सूचनाएं कई और भी अस्पतालों से मिलती आ रही हैं हमें, जहां पर बड़ी संख्या में डॉक्टर साथ ही साथ जो मेडिकल स्टाफ है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, क्योंकि वो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, इन्हीं मरीजों के साथ काम करते हैं। ऐसे में रिस्क और भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अस्पताल में एडमिट मरीजों का क्या हुआ, उनका इलाज कैसे चल रहा है अब? देखिए, मरीज एडमिट है, इसमें से जो डॉक्टर हैं वो उन्हें जो अवेलेबल डॉक्टर हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ओपीडी कई सारी बंद करनी पड़ी है, क्योंकि जो और भी विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी कोविड वार्ड में लगाया गया है। तो ओपीडी बहुत सारे विभागों की बंद कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मुहैया हो पाए जो कि कोविड के जो मरीज हैं उनका इलाज कर सके, और साथ ही साथ दिक्कत ना आए जो डॉक्टर भी एडमिट है उनकी भी चिकित्सा में, साथ ही साथ जो अलग अलग मरीज हैं अलग अलग जगहों से आए हुए उनको भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो अस्पताल के लिए एक मुश्किल समय है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके से ओपीडी और बाकी विभागों के डॉक्टरों और स्टाफ के जरिए इसको चलाया जा रहा है। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान का। जमशेद कमर सिद्दीकी आज सुना रहे हैं भोपाल के उस डॉक्टर की कहानी जिन्हें डॉक्टर फरिश्ता के नाम से जाना जाता है। उम्मीदों का रोशनदान। जाने कहाँ गए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। कोरोना की इस लहर में कितने बुजुर्गों के शफकत भरे साए हमारे सर से छिन गए, कितनी बूढ़ी आंखों की दुआएं हमारे हिस्से से खाली हो गईं। ये महामारी बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। हम और आप अपने घरों में अपने बुजुर्गों की हिफाजत में लगे हैं, लेकिन उन बुजुर्गों का क्या जिनके अपने घर से दूर हैं, जो जब खांसते हैं तो कोई नहीं होता उनकी पीठ सहलाने को, दवा खिलाने को, साथ मुस्कुराने को, अस्पताल ले जाने को। ऐसे लोगों के लिए आवाज बनकर भीड़ से खड़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम है डॉक्टर यशवंत धावले। डॉक्टर यशवंत भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एनेस्थीसिया महकमे में काम करते हैं और गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अस्पताल से खाली होने के बाद वो निकल जाते हैं भोपाल की गलियों की तरफ उन बेसहारा बुजुर्गों की खिदमत के लिए जो अपने घरों में अकेले हैं। मैं हूँ और मेरे एक और कलीग है डॉक्टर आशीष भोरे। तो हमने सोचा कि यंग लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, बच्चों के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं, पर बुजुर्ग लोगों के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तो फिर हमें एक दो लोगों ने अप्रोच किया बाहर से, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं। उन्होंने कोशिश करी कि सर कोई मिल सकता है क्या ऐसा, तो हमने कोई मिल क्या सकता, हम ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जाना चालू किया, फिर उन्होंने अपने साथ वालों को बोलना चालू किया, फिर ऐसे कर करके चेन बन गई पूरी। तो यहाँ तक हमारे पास मतलब इंडिया से लेकर तो बाहर से काफी लोगों के फोन कॉल आ चुके। एक तो बिल्कुल डेथ घर में हो गई, पता भी नहीं पड़ पाया। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को एक दिन तक समझ में नहीं आया कि उसके हस्बैंड जिंदा भी है या मर गए हैं। यदि इन लोगों की हेल्प नहीं करी ना हम लोगों ने, तो हम साबित हो जाएंगे। वक्त की झुर्रियां सजाए चेहरे जब डॉक्टर यशवंत को देखते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम फरिश्ता हो। डॉक्टर यशवंत धावले और डॉक्टर आशीष को हमारा सलाम। कल उम्मीदों के रोशनदान में फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। वक्त है विदा लेने का। आज का शो प्रोड्यूस किया है अमन गुप्ता ने और साउंड मिक्सिंग का काम कर रहे थे कपिल देव सिंह। इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखकर भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो।